सवाल है श्रीकांत कुमार, अध्यापक हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय टांडापुर शेखपुरा से। इनका सवाल है कि सरकारी विद्यालयों के बच्चे तक तकनीक की पहुंच हो, यह सरकार का संकल्प है, जिसके तहत सभी विद्यालयों में एक स्मार्ट क्लास होगा। आपके द्वारा सभी हाई स्कूल को तकनीक से आच्छादित किया जा चुका है। सभी महाविद्यालयों में, सभी मध्य विद्यालयों में भी बिहार सरकार के लक्ष्य के मद्देनज़र पिछले 2 वर्षों से स्मार्ट क्लास उपलब्ध कराया गया है, परंतु यह किसी विद्यालय को ही उपलब्ध कराया गया है, यह सभी विद्यालयों तक इसकी पहुंच नहीं हो पाई है। इनका सवाल है, सभी मध्य विद्यालयों को सरकार कब तक स्मार्ट क्लास उपलब्ध करा देने का लक्ष्य रख रही है? देखिए, ये ज़रूरी ये हमारी इच्छा है और सरकार की इच्छा है कि तकनीकी शिक्षा और तकनीक का उपयोग करते हुए शिक्षा बच्चों को दी जाए। तो हम लोग इस महीना सर्वे करा रहे हैं कि कहाँ कहाँ स्मार्ट क्लासेस हैं और कहाँ कहाँ स्मार्ट क्लासेस नहीं हैं। और जहाँ जहाँ बिल्डिंग बन गए हैं, स्मार्ट क्लास बनने के लिए बिल्डिंग की भी आवश्यकता है, तो जहाँ जहाँ बिल्डिंग बन गए हैं और इस स्मार्ट क्लास के लिए अलग से कमरा उपलब्ध है, हम लोग इस वित्तीय वर्ष में सभी जगह हम लोग अपना स्मार्ट क्लास लगा देंगे। और उसके बाद जैसे जैसे बिल्डिंग नए बनेंगे, नए नए कमरे बनेंगे, तो वहाँ वहाँ लगाएंगे। तो यह कम से कम मिडिल और हाई स्कूल इन सब में पहले स्मार्ट क्लासेस हम लोग कंप्लीट कर देंगे इस वित्तीय वर्ष में। बहुत शुक्रिया सर। ये लगभग मिलता जुलता सवाल है विवेक कुमार मधेपुरा से। लगभग सभी विद्यालयों में डिजिटल क्लासरूम की व्यवस्था की गई है, तो क्या सभी शिक्षकों के आईडी से कम एक क्लास रोज डिजिटल बोर्ड में रिकॉर्ड करवाया जा सकता है, जिसका निरीक्षण शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है? देखिए, अभी रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं है। अभी केवल जो कंटेंट एससीईआरटी भेजेगा उसको प्रकाशित किया जाएगा और उसको दिखाया जाएगा। तो अभी एक तरफा है। तो भविष्य में जब इंटरनेट की सुविधा हो जाएगी या कोई रिकॉर्डिंग की आवश्यकता होगी, ये भविष्य में देखेंगे। लेकिन अभी तो केवल जो क्लास मटेरियल और टीचिंग मटेरियल एससीईआरटी तैयार करेगी या अन्य माध्यम से जो टीचिंग मटेरियल मिलेंगे उसको प्रकाशित करने का हम लोग का लक्ष्य है। इसमें सर एक सवाल है ऋतुराज हाजीपुर वैशाली से। ये पूछ रहे हैं कि राज्य के सभी उच्च उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य रूप से भारत स्काउट एवं गाइड का वर्ग साप्ताहिक संचालन किया जाए। देखिए, ऑप्शनल एक्टिविटी है, एनसीसी है, भारत स्काउट्स एंड गाइड है और एनएसएस है। ये तीनों हैं जिसका जो ऑप्शनल एक्टिविटी हैं। और यदि कोई विद्यालय के प्रधानाध्यापक चाहेंगे तो हम लोग एनरोलमेंट करेंगे। बट हम लोग का ये है कि कम से कम जो शनिवार का दिन है वो इसके लिए आरक्षित है। जो भारत स्काउट्स एंड गाइड्स हैं या फिर आपके एनसीसी हैं और एनएसएस के लिए, तो एक दिन सप्ताह में हम लोगों ने रखा है। और ये अच्छा सुझाव है। एक बार मैं इसका भी सर्वे करा लेता हूँ कि कौन से स्कूल में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का कार्यक्रम चल रहा है, कहाँ एनसीसी चल रहा है और एनएसएस चल रहा है। एक बार हम लोग सर्वेक्षण कर लेते हैं। ये अगला सवाल है अभिनव पराशर हैं उच्च विद्यालय चनपटिया पश्चिमी चंपारण से। ये पूछ रहे हैं कि आधुनिक युग में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषय महत्वपूर्ण होता जा रहा है, लेकिन बिहार के माध्यमिक शिक्षा 10+2 के पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा को अभी तक स्थान नहीं मिला है। इस विषय में लगभग सभी विषयों का समावेश होता है, लेकिन पाठ्यक्रम में गणित, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों जैसा खेल को भी एक विषय के रूप में मान्यता देकर शामिल नहीं किया गया है। यदि शिक्षा खेल के माध्यम से युवाओं को रोजगार मुख बनाने में अत्यधिक सहायक है, तो क्या शारीरिक शिक्षा को वर्ग 9, 10, 11, 12 में मुख्य विषय के रूप में शामिल करने का विचार शिक्षा विभाग रखता है या? देखिए, हम लोगों ने ये मामला तो एग्जामिनेशन बोर्ड का है, मेरा स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, और हम लोगों ने खेल यूनिवर्सिटी भी बना ली है जिसके वाइस चांसलर की नियुक्ति होगी। हम लोग एक बार विमर्श करेंगे कि इसको अलग सब्जेक्ट बनाया जाए, कैसे बनाया जाए। तो एक खेल यूनिवर्सिटी का हम लोग सुझाव लेंगे एग्जामिनेशन बोर्ड का। तो हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। ये अच्छा सुझाव है और सुझाव देने के लिए धन्यवाद। तो हम लोग इसको पॉजिटिवली लेंगे और स्पोर्ट्स को भी एक सब्जेक्ट के रूप में स्कूलों में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, इलेक्टिव्स में। जी सर, थैंक यू सर। एक बच्चे ने भी सवाल पूछा है सर, सुशांत शेखर हैं, ये आर्यन कॉलेज पंडौल से पूछ रहे हैं कि
ये 12वीं कक्षा के हैं बच्चा है ये, और एज ऑफ नाउ वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी ऑफिशियल सिलेबस पब्लिश्ड बाय बिहार बोर्ड for our respective subjects. This absence of standardized syllabus is creating uncertainty among students and teachers, making it difficult to plan our studies effectively. With board exams approaching, a clear and official syllabus would provide guidance and help us focus on the necessary areas of preparation. In the light of above, I kindly request that Department of Education and Bihar Board take the necessary steps to officially release the syllabus for class 12 at the earliest. देखिए मेरी बात हुई थी चेयरमैन एग्जामिनेशन बोर्ड से, और मैंने कहा कि हर साल ये कोर्स और सब्जेक्ट क्यों नहीं रिलीज़ होता है। उनका ये कहना है कि ये बीच में जब कोरोना हुआ था तो कुछ सब्जेक्ट्स हटाए गए थे और कुछ टॉपिक्स हटाए गए थे और सिलेबस को छोटा किया गया था। उस समय सीबीएसई ने भी सिलेबस रिलीज़ किया और बिहार बोर्ड ने भी सिलेबस रिलीज़ किया। लेकिन उनका ये कहना है चेयरमैन एग्जामिनेशन बोर्ड का कि जो किताब हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं वो पूरा किताब कोर्स का पार्ट है और वही सिलेबस भी है। तो मैंने कहा कि क्योंकि बच्चे ने पूछा है और बच्चे पूछ रहे हैं कि सिलेबस प्रकाशित करना है, तो एक औपचारिक मतलब सिलेबस उसी आधार पर बना के प्रकाशित कर दीजिए। किंतु मैं इस स्टूडेंट, क्या नाम है पता है, सुशांत शेखर, मैं इनको बताना चाहता हूं कि आपको जो किताब मिली है, जो सरकार ने किताब प्रिस्क्राइब की है, वो पूरी किताब आपका सिलेबस में है। इसलिए आप निश्चित होकर उस किताब का अध्ययन करें और वही सिलेबस है। सिलेबस उसके अलग और कोई भिन्न नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने मांगा है तो हम लोग एक औपचारिक सिलेबस रिलीज़ करा देंगे। थैंक यू सर, ये काफ़ी हेल्पफुल भी होगा उनके लिए। एक सर सवाल पूछा है, संदीप कुमार हैं, ये बीपीएससी के पीजीटी मैथ शिक्षक हैं। प्रोजेक्ट साधोलाल शाह आर्य कन्या इंटर विद्यालय नवर यूट्यूब चैनल क्रिएट करूं, उसमें क्लास के लेक्चर को अपलोड करूं और इसके साथ साथ मंथली एग्जाम के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी बच्चों को उपलब्ध करा सकूं। देखिए, हम लोगों ने जो रोक लगाई है वो इतना ही रोक लगाया है कि स्कूल में के वातावरण में आप बैठ के रील्स नहीं बनाएंगे और कुछ ऐसा हरकत ना करें जिससे स्कूल का शैक्षणिक माहौल खराब हो। किसी प्रकार का शैक्षणिक कार्यक्रम या किसी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि आप किसी सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं, इसमें हम लोगों ने रोक नहीं लगाया। अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब को डाउनलोड करके बच्चों को दिखाना है, यूट्यूब दिखाना है, और किसी भी आपकी बहुत सारे वेबसाइट्स से बच्चों को पढ़ाना है, या अपनी जो स्कूलिंग सब्जेक्ट्स है उसको आपको वेबसाइट में डाल के बच्चों को अध्ययन में मदद कराना है, इसमें किसी प्रकार की रोक नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप कोई डांस ड्रामा करते हुए जो स्कूल के करिकुलम में नहीं है, सब्जेक्ट में नहीं है, उसको आप रील्स में डाल के आप ऐसे ही सर्कुलेट करेंगे, तो वो हम लोगों ने ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। आप बाहर अपने व्यक्तिगत पार्टी में करिए, अपने घर पे करिए, हमको कोई रोक नहीं है, लेकिन स्कूल की बाउंड्री में केवल शैक्षणिक संबंधी कार्य होंगे और उन शैक्षणिक संबंधी कार्यों को आप यूट्यूब में डालिए, वेबसाइट में डालिए, जो करना करिए, उस पर हमको कोई रोक नहीं। हाँ, ये एक और ज़रूर है कि जो किसी बच्चे के स्पेसिफिक बच्चे के बारे में आप नहीं लिखेंगे, किसी जो चाइल्ड राइट्स है, जो चाइल्ड राइट्स है उसका भी आप ध्यान रखेंगे। तो चाइल्ड राइट्स अगर पढ़ लिया जाएगा तो अच्छा रहेगा कि कौन, अगर बच्चे का फ़ोटो डालना हो या बच्चे की गतिविधियाँ डालना हो तो उसकी राइट्स हैं, और शैक्षणिक आप अपना कंटेंट डाल सकते हैं, और ताकि बच्चे घर जाएं अपना यूट्यूब आपका खोल के देखें, पढ़ लें। बहुत हेल्पफुल है सर। अगला सवाल एक बच्चे का ही है सर, अनिल आनंद हैं, क्लास 11th के स्टूडेंट हैं। ये पूछ रहे हैं सर, 11th और 12th के मंथली टेस्ट एग्ज़ाम में कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन क्यों नहीं विभाग द्वारा दिया जाता है, बच्चे बहुत परेशान हैं। देखिए, ये हम लोग शुरू करेंगे 11th एंड 12th का कंप्यूटर का क्वेश्चंस, और मैं आपका सुझाव स्वीकार करता हूँ। लेकिन यही है कि जो कंप्यूटर का जो क्वेश्चन होगा वो ऑनलाइन ही आएगा, मतलब फिजिकल मोड में नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि आपने कंप्यूटर का मांगा है क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन आएगा।
एक सवाल है, रंजन कुमार है प्रधानाध्यापक राज्यकृत मध्य विद्यालय बीहट बरौनी बेगूसराय से। ये क्या पूछ रहे हैं कि विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा दिए गए व्यवस्था नियम के प्रतिकूल आचरण व आज्ञा उल्लंघन के मामले में प्रक्रियात्मक अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रधानाध्यापक को प्रशासनिक रूप से कोई निर्णायक शक्ति क्यों नहीं दी गई? देखिए, सारी शक्तियां जो है, देखिए जो प्रधान अध्यापक है, हम लोगों ने हाल ही में इतने सारे प्रधानाध्यापक अपॉइंट कर दिए हैं। अब हाई स्कूल में भी नए प्रधानाध्यापक हो गए और कुछ प्रमोट होकर मिडिल स्कूल में प्रधानाध्यापक होंगे। हम लोग का सोचना है कि ये एक कड़ी है, मतलब ही इज़ द हेड ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, और स्कूल की गतिविधियों को संचालित करना, गाइड करना, और डीओ कार्यालय या डीपीएम जो भी हमारे शिक्षा पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने का काम उसी का है। और स्कूल में टाइम से क्लास चल रहे हैं, टाइम से पढ़ाई हो रही है, और जो सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है उनको टीचरों को पहुंचाना है। यदि कोई शिक्षक या स्टूडेंट इस सभी नियमों का उल्लंघन करता है तो ये पूरी शक्तियां आपके हेडमास्टर पर निहित हैं। हेडमास्टर अगर डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग कराना चाहते हैं तो रिपोर्ट करेंगे, अगर किसी स्टूडेंट पे कार्रवाई करना है तो वो कर सकते हैं। तो ऐसा कोई रोक नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी में आज तक किसी हेडमास्टर ने ये कंप्लेंट आज तक मुझे ये नहीं किया कि फलाना जो टीचर हैं वो पढ़ाते नहीं हैं या फलाना टीचर जो है लापरवाही बरतते हैं। केवल मुझे जो कंप्लेंट्स आते हैं, मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ हेडमास्टर का, और बहुत बार तो मैंने हेडमास्टर के कंप्लेंट्स पर 24 घंटे में टीमें भेज के जांच करवाई। लेकिन वही जांच में ये पता चलता है कि 2 गुट बन गए हैं स्कूल में और 2 गुट लड़ रहा है। तो कभी ये नहीं आया मुझे कि हेडमास्टर जो है ने कंप्लेंट किया है कि शैक्षणिक व्यवस्था, शैक्षणिक माहौल स्थापित करने के लिए किसी ने कंप्लेंट किया। और मैं ये इनवाइट करता हूँ, अगर कोई हेडमास्टर लिखे कि मेरे स्कूल में ये फलाना टीचर जो हैं, मैंने इनको कोर्स पढ़ाने को कहा और मैंने फलाना करने को कहा है, ये नहीं करने को तैयार है, उसके बाद देखिए मैं कार्रवाई कर ही दूंगा। लेकिन हेडमास्टर से उम्मीद करता हूं कि वो निष्पक्ष रूप से लिखें, किसी द्वेष और ईर्ष्या की भावना से न लिखें, और शैक्षणिक माहौल को अच्छा करने के उद्देश्य से लिखें।